तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 74 के बारे में। और हर बार की तरह ये वाला चैप्टर भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो खैर पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैनेजर किम, हानशु शियोंग, जिनचोल पार्क, मिंजी, इन सब के ही ऊपर कोई इंसान ऐसा होता है जो इन पे अटैक करवा रहा होता है। और सोचने वाली बात यह है कि इतना दम किस पे आ गया जो इनके ऊपर अटैक करवा रहा है। और साथ ही साथ में पिछले चैप्टर में हानशु शियोंग को जो बंदे मारने के लिए आ रखे थे, उन्होंने हानशु को करंट के झटके देके काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा दिया होता है, जिस वजह से हानशु का दिमाग खराब हो चुका होता है और उसे काफी गुस्सा आ जाता है। वैसे हानशु पहले से ही एक गुस्सैल किस्म का बंदा था, लेकिन उसके मास्टर ने उसको उसके गुस्से को कंट्रोल करना सिखाया था। बट आज बहुत सालों बाद हानशु दोबारा से गुस्से में होता है। इसके बाद हम देखते हैं एक पास्ट का सीन, यानी कि हानशु के जवानी का सीन। हमारे सामने अभी स्क्रीन में हानशु होता है और हमें पीछे से वॉइस ओवर आ रही होती है। एक बदमाश, ये शब्द इस्तेमाल करा गया है उस जवान लड़के के लिए जो लड़के बहुत ही कम उम्र में अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एक बदमाश वो होता है जिसको लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा पसंद होता है और उसका खुद पे कंट्रोल नहीं होता। ऐसे लोगों का बिहेवियर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता। और वो ट्रेनिंग जो ऐसे लोगों को सही करती है, उस ट्रेनिंग का नाम है कैरेक्टर बिल्डिंग। दरअसल ये जो वॉइस ओवर होती है ये हानशु के मास्टर की होती है, जो हानशु को बोल रहे होते हैं। किसी भी इंसान का कैरेक्टर उसकी क्वालिफिकेशन होती है, जो कि हर एक इंसान का अपना अलग हो सकता है। और एक इंसान के पास एक अच्छा कैरेक्टर उसकी अच्छी ट्रेनिंग से ही आ सकता है। हानशु, अपने अंदर की मान मर्यादाओं को जगाओ, एक सच्चे मर्द बनो। तुम्हें अपने कैरेक्टर को डेवलप करना होगा, तुम्हें अपने गुस्से पे काबू पाना होगा, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम सिर्फ एक मॉन्स्टर बन के रह जाओगे। हानशु जवानी में अपने मास्टर की बात सुन के स्माइल करता है और प्रेजेंट मोमेंट में भी हानशु को वही सारी बातें याद आ रही होती है। इसलिए हानशु के चेहरे में अब भी स्माइल होती है, भले ही उसे अंदर से गुस्सा आ रहा था। पर उसके मास्टर ने बोला था कि गुस्से में कंट्रोल करना है, इसलिए हानशु अभी स्माइल कर रहा होता है। और जितने भी टकले हानशु को यहाँ पे मारने के लिए आए होते हैं, सारे के सारे जमीन में पड़े हुए होते हैं, यानी कि हानशु ने इनका मार मार के कुत्ता बना दिया होता है। इन सबको निपटाने के बाद हानशु अपने सर पे हाथ लगा के कहता है, ओप्स, मेरा पहला वाला गुस्सा थोड़ी देर के लिए वापस आ गया था। अगर मेरे टीचर को इस बारे में पता चलेगा तो वो मेरी अच्छे से क्लास लगाएंगे। लेकिन खैर जो भी हो, सब कुछ काफी ज्यादा अच्छे से हो गया। इतने में ही यहाँ पे जो टकलों का लीडर होता है वो एक चाकू लेके भागते हुए हानशु की तरफ आता है और चिल्ला के बोल रहा होता है, साले, मैं तुझे जान से मार दूंगा। हानशु हल्की सी मुंडी घुमा के इस बंदे की तरफ देखता है और कहता है, क्या तू मुझे जान से मार देगा? तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और हानशु बहुत ही स्पीड में इस बंदे के पास जाके इसको हवा में उड़ा देता है, जिससे इस बंदे के हाथ से चाकू भी छूट जाता है। और ये जो बंदा भी हवा में लहरा रहा होता है खुद से कहता है, क्या फिर से? ये बस मेरे सारे अटैक से बच रहा है, ये मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहा, ये बस बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर चल क्या रहा है? आखिर ये है कौन? और हानशु ने इस बंदे को हवा में उड़ाने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल करा होता है वो होता है कोकुशिन कराटे, यानी कि वही टेक्निक जो हमारा यामाजाकी गन भी इस्तेमाल करता है। अभी एजेंट के जमीन में गिर चुका होता है और हानशु उसे एक स्माइल के साथ कहता है, लड़के, अब तक मैंने तुझे इसलिए नहीं मारा है क्योंकि मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ आखिर तुम लोग कहाँ से आए हो। तू ये मत सोचियो कि मैं तुझे इसलिए नहीं मार रहा हूँ क्योंकि मैं तुझे मार नहीं सकता, इसलिए अब चुपचाप से मेरे सवालों का जवाब दे, एक अच्छे बच्चे की तरह। तो तू मेरी बात समझ गया ना? तो अब मुझे बता, आखिर तुम सब हो कौन और तुम सारे के सारे यहाँ पे आए कहाँ से हो? तू मुझे अपनी मर्जी से मेरे सवालों का जवाब देगा या फिर तू चाहता है मैं तेरी गर्दन तोड़ दूं, या फिर तू मुझे उसके बाद जवाब देगा जब मैं तेरी दोनों आंखें बाहर निकाल दूंगा। और क्योंकि हानशु अभी अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए लगातार उसके चेहरे में स्माइल होती है। और एजेंट के की हानशु को देख के फटके 4 हो जाती है, इसलिए वो खुद से बोल रहा होता है, क्या इस बंदे को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है? हानशु धीरे धीरे इस बंदे के पास आ रहा होता है और कहता है, तुम लोग मेरे दोस्त और उसकी बेटी के पीछे पड़े हो। एजेंट के अभी अपने चेहरे से उसका मास्क हटाता है और कहता है, तुझे लगता है तू मुझसे सब कुछ उगलवा लेगा? इससे पहले कि हानशु कुछ कहता या फिर करता, बाहर से एक गोली आती है और सीधा एजेंट के सर पे लगती है। एजेंट के तो ऑन द स्पॉट मर चुका होता है, लेकिन बाहर से अब भी फायरिंग हो रही होती है और ये फायरिंग हानशु पे काफी ज्यादा दूर से हो रही होती है। अभी हम देखते हैं उन टकलों को जो हानशु पे दूर से फायरिंग कर रहे होते हैं। तभी एक टकला जो कंप्यूटर में कुछ कर रहा होता है अपने साथ के बंदे को कहता है, टीम बी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है सर, अब हमें क्या करना चाहिए? और जो इस टकले का सर होता है वो अपना मास्क नीचे करके कहता है, मैं कोरिया में ये नहीं करना चाहता था, लेकिन लगता है मेरे पास अब और कोई चॉइस नहीं है, उस आदमी को जान से मार दो। यानी कि ये बंदा भी यहाँ पे हानशु को जान से मारने की बात कर रहा होता है। डेस्कटॉप वाला टकला इसका जवाब देते हुए कहता है,
जी बॉस, जैसा आप कहो। इस बंदे के ऑर्डर्स मिलते ही हम देखते हैं कुछ टकलों को जो कि अभी उसी घर में होते हैं जहाँ पे हांशु होता है, और उन टकलों ने यहाँ पे जगह जगह पे पेट्रोल छिड़क दिया होता है और उस जगह पे आग लगा के वहाँ से भाग जाते हैं। बट हांशु को भी एहसास हो जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है और हांशु फटाफट से मिंजी को अपने साथ लेता है और खिड़की से कूद जाता है। हांशु भी पूरी तरह से खिड़की से बाहर पहुंचा भी नहीं होता, लेकिन इतने में ही उनका घर ब्लास्ट हो जाता है। बट हांशु की जंप की वजह से मिंजी और हांशु आग में भुनने से बच जाते हैं। और यार ये वाला जो सीन है ना जिसमें हांशु मिंजी को लेके कूद रहा है, ये वाला सीन काफी अच्छे से क्रिएट करा गया है। हांशु काफी ज्यादा ऊंचाई से नीचे कूदने के बावजूद भी लैंडिंग जमीन में काफी ज्यादा सही करता है और मिंजी को बिल्कुल भी चोट नहीं आने देता। इसके बाद हमें दूर से पहाड़ी के ऊपर का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ से हांशु लोगों का घर जलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा होता है और जिन लोगों ने हांशु के ऊपर अटैक करवाया था वो सारे के सारे यहीं पे होते हैं। और इन सारे टकलों का जो लीडर होता है वो एक टकले से कहता है, आखिर टारगेट ए के साथ सब कुछ कैसा चल रहा है? यहाँ पे टारगेट ए से इस बंदे का मतलब मैनेजर किम से होता है। टकला इस बंदे को जवाब देते हुए कहता है, सर वहाँ पे सब कुछ कंट्रोल में है। हमने टारगेट ए को पकड़ने के लिए अपने काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं। टारगेट ए हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमारे लोग बिल्कुल भी नाकामयाब नहीं हो सकते। सर आपको पता है हमने ये सब कुछ करने के लिए क्या क्या किया है। वही दूसरे सीन में हम देखते हैं मैनेजर किम इन टकलों के सामने अनकॉन्शियस पड़े होते हैं और मैनेजर किम इस कंडीशन में कैसे पहुंचे हैं ये हमने पिछले चैप्टर में देखा था। इन टकलों ने पहले मैनेजर किम का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट करवाया होता है। उसके बाद मैनेजर किम को नींद के इंजेक्शंस दिए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैनेजर किम का कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहे होते, तो इसलिए ये लोग एक सेफ डिस्टेंस से गन का सहारा लेते हैं और फाइनली मैनेजर किम इनके सामने अनकॉन्शियस पड़े हुए होते हैं। और हम देखते हैं ये टकले दोबारा से मैनेजर किम की गर्दन में बेहोशी के इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। और शायद आप सोच रहे होंगे कि मैनेजर किम के इंजेक्शन लगने से पहले ही मैनेजर किम उठ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैनेजर किम के इंजेक्शन लग चुके होते हैं। वही दूसरे सीन में हम देखते हैं इन टकलों का जो ग्रुप लीडर होता है वो एक टकले का कॉलर पकड़ के कहता है, तुमने उस एक इंसान के ऊपर इतना ज्यादा समय बर्बाद कर दिया, क्या तुम भूल गए हम ये मिशन क्यों कर रहे हैं? टकला कहता है, प्लीज सर मुझे माफ कर दो। दूसरा बंदा कहता है, टारगेट ए हमारे लिए जरूरी है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है, लेकिन उसकी बेटी भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि टारगेट ए है। हम सिर्फ इसी वजह से उन सारे के सारों को जिंदा पकड़ना चाहते हैं। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं मैनेजर किम का घर अभी जल रहा होता है और हांशु और मिंजी घर के बाहर से ये सब कुछ देख रहे होते हैं और अगल बगल के लोग ये सब कुछ देख के आपस में चिल्ला रहे होते हैं, आग, यहाँ पे आग लगी है, 911 को कॉल करो। वहीं मिंजी हांशु को बोल रही होती है, मिस्टर शियोंग अब हमें क्या करना चाहिए? हांशु कहता है, क्या तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि अब हमें क्या करना चाहिए? हमें तो इस बात का शुक्र मनाना चाहिए कि उस बिल्डिंग के अंदर कोई नहीं था। वैसे मिंजी जो तुम्हारा वो क्लब वाला दोस्त है, क्या तुमने उसके बारे में कभी कुछ अजीब महसूस करा या फिर उसके बारे में कोई स्पेशल बात? मिंजी कहती है, वो दूसरे स्कूल से ट्रांसफर होके हमारे स्कूल में आया है, मुझे इससे ज्यादा उसके बारे में और कुछ भी नहीं पता। मुझे कभी भी उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में उससे बात करने का मौका नहीं मिला। वो और मैं उस स्कूल में बस एक साथ ही ट्रांसफर हुए थे, मुझे बस इतना ही पता है। और अरे हाँ, मेरी उससे कुछ समय पहले बात हुई थी, उसने मुझे बताया था कि वो यहाँ पे अपने फादर की वजह से आया है। वो मुझे बता रहा था कि वो अपने फादर को साबित करना चाहता है कि वो किसी से कम नहीं है। इतने में ही हांशु के फोन में जिनचोल पार्क का कॉल आता है। हांशु कॉल उठा के कहता है, बिल्कुल सही टाइम पे तुम्हारा कॉल आया है। हांशु जैसे ही कॉल उठाता है जिनचोल कॉल पे कहता है, हे, क्या तुम सबके सब सुरक्षित हो और मिंजी कैसी है? हांशु कहता है, हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मिंजी मेरे साथ ही है। अभी अभी घर के अंदर ब्लास्ट हुआ था, लेकिन हम लोग वहाँ से भाग गए। ये बात सुन के जिनचोल एक राहत की सांस लेता है और कहता है, चलो सुन के अच्छा लगा। हांशु कहता है, और वहाँ पे सब कुछ कैसा चल रहा है, क्या तुम ठीक हो? हम देखते हैं जिनचोल ने काफी सारे टकलों को मार मार के जमीन में लेटा रखा होता है और कहता है, हाँ मैंने यहाँ का सारा मैटर खत्म कर ही दिया है, लेकिन जो लोग मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रखे थे उन्होंने अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं खोला। यहाँ तक कि उससे पहले मैं इनके साथ और ज्यादा सख्ती दिखाता, इन लोगों ने खुद ही अपने आप को जान से मार डाला। ये बात सुन के हांशु कहता है, क्या कहीं इसका मतलब ये तो नहीं? जिनचोल कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, उन लोगों को ऐसा करने की ट्रेनिंग बचपन से ही दी जा रही है, और अगर ऐसा है तो इस बात का मतलब तुम अच्छी तरह से समझते हो, है ना? लेकिन मैंने पहले ही अपनी छानबीन करना शुरू कर दिया है और मैं जल्द ही इन लोगों के बारे में पता लगा लूंगा। मैं तुम्हें बहुत जल्द दोबारा से कॉल करूंगा। हांशु कहता है, ठीक है। और हांशु और जिनचोल को कॉल पे बात करते हुए देख मिंजी चिल्ला के कहती है, सर आखिर मेरे डैड का क्या हुआ? वो कहाँ है? मैं बहुत समय से उन्हें कॉल मिलाने की कोशिश कर
रही हूँ लेकिन मेरा कॉल नहीं लग रहा है। सर, क्या आप जानते हो वो कहाँ पे हैं? आज से पहले कभी भी मुझे उन्हें कांटेक्ट करने में बिल्कुल भी कभी दिक्कत नहीं हुई थी। आपको नहीं लगता कुछ तो अजीब चल रहा है? प्लीज कुछ करिए, मुझे लगता है वो खतरे में है। सच में मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। इससे पहले कि उनके साथ कुछ गलत हो, हमें जल्दी से उनको बचाने जाना होगा। और जिस समय मिंजी ये सारी की सारी बातें बोल रही होती है, उसी के साथ साथ में हमें दिखाया जाता है टकलो ने मैनेजर किम को पूरी तरह से अनकॉन्शियस कर दिया होता है और अपने कंधे में उठा के ये लोग मैनेजर किम को कहीं लेके जा रहे होते हैं। भले ही मैनेजर किम अभी अनकॉन्शियस होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में ये लोग इतने ज्यादा अलर्ट होते हैं कि इन्होंने अब भी मैनेजर किम के ऊपर गन तान रखी होती है। यानी कि ये लोग फुल प्लानिंग के साथ मैनेजर किम को पकड़ने के लिए आए थे। और वहीं दूसरे सीन में जो मिंजी होती है लगातार जिनचॉल और हांशु को बोले जा रही होती है कि हमें मेरे डैड को बचाना होगा। बट मिंजी की बातें सुन के जिनचॉल और हांशु दोनों के दोनों हंसने लगते हैं। हांशु कॉल पे कहता है हे, तुमने सुना ये क्या बोल रही है? जिनचॉल को भी काफी ज्यादा हंसी आ रही होती है और वो बोल रहा होता है अरे यार, मैं जानता हूँ मिंजी अपने डैड से काफी ज्यादा प्यार करती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सच में काफी ज्यादा फनी बात है। हांशु कहता है हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। और मिंजी को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। उसके डैड खतरे में है और ये दोनों हंस रहे हैं। बट जिनचॉल अब भी बोल रहा होता है सच में यार, ये बहुत ज्यादा फनी है। मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। इस जनरेशन के बच्चों को अच्छी तरह से पता है कि मुझे हंसाना कैसे है। हे मिंजी बेटा, क्या तुम्हें सच में अपने डैड की इतनी ज्यादा चिंता है? इसके बावजूद भी कि तुमने देखा है कि तुम्हारे डैड क्या क्या कर सकते हैं, तुम्हें फिर भी अपने डैड की चिंता है? मिंजी कहती है हाँ, वो मुझे चिंता है क्योंकि। हांशु कहता है मिंजी, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ घर में कैसे रहते हैं, लेकिन जो काम हम लोग करते हैं उस काम के लिए तुम्हारे पिता काफी ज्यादा बदनाम हैं। मिंजी कहती है कि किस चीज के लिए? लेकिन अंशु कहता है वो इस चीज के लिए बदनाम है कि वो एक ऐसे मर्द हैं जिनके कुछ पेंच ढीले हैं। और जब हांशु ये बात बोल रहा होता है, उसी के साथ साथ में हम देखते हैं जब टकले मैनेजर किम को अपने कंधे में ले जा रहे होते हैं तो पहले तो मैनेजर किम बिल्कुल अनकॉन्शियस लग रहे थे, लेकिन अचानक से ही हम देखते हैं मैनेजर किम की आंखें खुलती हैं। मैनेजर किम की आंखें खुलते ही साथ ये चैप्टर यहीं पे बंद हो जाता है। और यार, इसका जो अगला चैप्टर है ना, उसका नाम है अ मैन विद लूज स्क्रूज, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसके दिमाग के कुछ पेंच ढीले हैं। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि मैनेजर किम पूरी तरह से सन की हैं। हालांकि वो भी ये चीज कभी शो नहीं होने देते क्योंकि उन्होंने अपने कैरेक्टर को इस तरह से बिल्ड करा है, उनका अपने ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल है। और सही मायनों में यही एक मर्द होता है जिसका उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल होता है। तो खैर, उम्मीद करता हूँ कि ये वाला चैप्टर आपको पसंद आया हो। और अगर आप आगे आने वाली वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।